स्टार्ट हो गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आज के इतिहास की। तो 1912 और उसके आगे हम चलेंगे। तो अब हम जो एक डिमार्केशन लाइन तय करेंगे बेटा, ठीक है, उस लाइन को तय करने के पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, फर्स्ट यूज ऑफ स्वराज टर्म बाय दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, बैक टू वेदास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं भारत के इतिहास में। किस रूप में? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। आप जैसे कि अगर आप समझें, एक थे राजा राम मोहन राय, सुना है सबने नाम? राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, आधुनिक भारत के जनक। लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा है अपने दूसरे क्षेत्रों में, सामाजिक धार्मिक सुधार में। इस पे जब हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको हाल फिलहाल के लिए स्वराज शब्द का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, बैक टू वेदास, ये नारा दिया। तीसरा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो फाउंडर ऑफ आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे महाराष्ट्र में की थी। ठीक, ये सारे प्रश्न चूंकि पूछे गए हैं तो रिपीट हो जाएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो 10 अप्रैल 1875 को एमएच मतलब महाराष्ट्र, बॉम्बे महाराष्ट्र में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनकी एक संस्था थी गौरक्षणी सभा, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट इन्होंने चलाया था। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास इनका नारा था। आर्य समाज के फाउंडर हैं ये, ठीक है। महाराष्ट्र में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने स्वराज शब्द को सबसे पहले दिया था। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि पराधीन रहने से अच्छा है स्वाधीन रहना। मतलब अगर हमें कोई कितनी भी सुख सुविधाएं दे दे, लेकिन अगर हमें स्वराज नहीं मिलेगा तो कोई सेंस नहीं है सारी सुख सुविधाओं का। ठीक, फिर इसी स्वराज शब्द को हम एक और बार अगर बात करें, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस में स्वराज शब्द को सबसे पहली बार कब प्रयोग किया गया, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू के द्वारा इसको प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो जाती है। तीसरी बात स्वराज पर ही पूर्ण स्वराज है। तो पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग, बेसिकली ये एक प्रस्ताव था। तो पूर्ण स्वराज का प्रयोग या पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, प्रपोजल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान दिया था। अब इन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें बाकी चीजों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर स्पीकर बंद हो जाए ना, अगर बाई चांस आप लोगों को फील हो तो हमें बता जरूर दीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मतलब वॉइस नहीं जाएगी, रिकॉर्डिंग तो होगी। ठीक, तो किसी को भी ऐसा फील आए, समझ में तो आ रहा है ना कि पीछे से आवाज आ रही है? ठीक, चलिए, ये हुई बात। अब हम इसके आगे बढ़ें तो हम देखते हैं 1913। तो 1913 में देखिए, हमने आपको एक बात क्या बताई, तो 1911 से कनेक्ट है। याद है आपको क्या लगा था 1911 में? दिल्ली दरबार। और इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या गाया? बोलो जल्दी से। जनगण मन गाया। ठीक है, क्या गाया इन्होंने? जनगण मन। पहले तो मुझे ये बताओ कि जनगण मन क्या है हमारा? नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम? क्या है? राष्ट्र, पक्का राष्ट्रगान है? अच्छा, तो ये राष्ट्रगान है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल। हाँ, अब बताओ,
एंथम। ठीक, तो नेशनल एंथम है ये हमारा। अब एक और चीज जो आपको 1911 की कनेक्ट करनी है, लिखने से पहले थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, 1911 में कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ है। क्या हुआ है? कलकत्ता सेशन या कलकत्ता अधिवेशन। किसका बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने जनगण मन गाया था। ठीक है, याद रखेंगे। आप ऐसे समझ लो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिल्ली दरबार में भी जनगण मन सुनाया, रविंद्रनाथ टैगोर कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में भी गए, उस दौरान भी उन्होंने जनगण मन सुनाया। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में जनगण मन गाया गया? तो आंसर होगा आपका कलकत्ता सेशन। लेकिन पूछ लें कि जनगण मन को किस दौरान और गाया या किस दौरान गाया गया, लेकिन ये नहीं बोलें कि कांग्रेस के सेशन। तो दिल्ली दरबार में भी इन्होंने गाया जॉर्ज पंचम के सामने। किसने? ठीक है, तो कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं को बेटा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं। तो टैगोर और ठाकुर एक ही है, नहीं तो आप पता चले कंफ्यूज हो जाए तो आपको लगे कि ये नए व्यक्ति कौन आ गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आप आ जाइए। तो दिल्ली दरबार में भी इन्होंने जनगण मन गाया, कलकत्ता सेशन में भी इन्होंने जनगण मन गाया। दोनों बातें क्लियर है? तो ये एक चीज किससे संबंधित है? अच्छा, इस कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष किसके? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? कोई बता सकता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पंडित विशन नारायण धर थे। कौन थे? ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो धर तो भी सही है, स्पेलिंग है DHAR। क्या है? ठीक है, तो धर भी लिखा होता है, कहीं कहीं दर लिखा होता है, तो एक ही व्यक्ति है। तो पंडित विशन नारायण धर जो हैं, विशन नारायण धर इस कलकत्ता अधिवेशन के कौन थे? चेयरमैन और अध्यक्ष थे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी? हो गई? चल, तो 1911। अब इसी दौरान जब इन्होंने जनगण मन गाया था, पंडित बार बार याद आ रहे हैं आज हमें, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो ये जॉर्ज पंचम बड़े खुश हो गए थे। इसी के चलते ऐसा कहा जाता है कि 1913 में इनकी कौन सी बुक? गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दे दिया। ठीक है, और किसका? लिटरेचर या साहित्य का। तो आपसे एक प्रश्न, अब ये वैसा देखिए हिस्ट्री का तो क्वेश्चन है ही, ये मिसलेनियस भी बन जाता है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्या क्वेश्चन बनता है? भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। फिर पूछा जाता है भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो लिटरेचर में। ठीक है, किसको मिला? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। और कब मिला? तो 1913 में। ठीक, तो 12 के बाद हम 13 वाले इंसिडेंट पे आ गए। एक तो ये, और ये 13 वाला इंसिडेंट एक्चुअली 11 से ही कनेक्ट होता है। अब इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, मतलब भारत के बाहर अगर हम देखने की कोशिश करें, तो 1913 में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है गदर पार्टी। कौन सी होती है? गदर पार्टी। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? गदर पार्टी की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गदर पार्टी थी ये कहाँ? हाँ बोलिए बेटा।
सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए है, इसमें 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं और इसके फाउंडर हैं, अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल, और एक व्यक्ति कौन है, सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी, 1913 में की थी। कहाँ की थी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। और चूंकि इस पार्टी को गदर पार्टी नाम क्यों किया गया, क्योंकि ये एक मैगजीन निकालते थे या पत्रिका निकालते थे, कौन सी, गदर। तो गदर मैगजीन निकालने के कारण ही इस पार्टी को गदर पार्टी नाम दे दिया गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि गदर पार्टी क्यों नाम दिया गया। तो इसको गदर पार्टी जो नाम दिया गया, उसके पीछे की जो वजह थी वो क्या थी कि ये गदर मैगजीन निकालते थे। और पता है, ऐसे समझ लो कि इसी गदर मैगजीन ने ना बहुत बड़ा काम किया था भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों में। आप जानते होंगे भगत सिंह को, सबने नाम सुना होगा। तो भगत सिंह जो थे इस पत्रिका से इतने ज्यादा प्रभावित थे, इसको पढ़ते थे और बम फोड़ते थे। तो भारत में क्रांतिकारी घटनाओं में इसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और ये उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में, बहुत सारी भाषाओं में, पाश्तो, पाश्तो सुनिए, अफगानिस्तान में बोली जाती है, उसमें भी निकलती थी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था कि पाश्तो या पोस्तो में कौन सी मैगजीन निकलती थी, तो गदर मैगजीन जो है वो निकलती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इवन आपको अगर सुना हो, आपने बरकतुल्ला का नाम सुना होगा, सुना है, भोपाल में यूनिवर्सिटी है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। तो बरकतुल्ला साहब भी इससे जुड़े हुए थे, किससे, गदर पार्टी से। और अगर हम बात करें तो सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला जी, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी और थे जिन्हें बम बनाने का पूरा बहुत शौक था। ठीक है, और उनकी बुक ही है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बम का दर्शन। कोई बता सकता है इनका नाम क्या था, लाइव में कोई बोले, सॉरी एक बार और बोलो, समझ नहीं आई बात। वेरी गुड, भगवती चरण बोहरा। ये जो भगवती चरण बोहरा थे ना, इनके जीवन में बम का बड़ा योगदान था, इनने बुक लिखी थी। चलें भाई, तो आगे बढ़े। तो गदर पार्टी बनी, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनी। इससे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना गदर पत्रिका निकालते थे। कौन प्रभावित थे इससे, कौन इन्फ्लुएंस थे, भगत सिंह। और भगवती चरण बोहरा जो थे, इन भगवती चरण बोहरा ने बेटा कौन सी किताब लिखी है, बोलिए, बम का दर्शन। ये भी बढ़िया है, मतलब बम बनाने का भी अपना दर्शन होता है भाई, जीवन की फिलॉसफी होती है, अलग अलग चीजों की फिलॉसफी होती है। इनकी क्या थी, द फिलॉसफी ऑफ बम। और भी बड़ी बात ये थी, ये गदर पार्टी क्या करती थी, ये भारत से जो युवा होते थे इन्हें बुलाती थी, हॉस्टल के रूप में था, रहना खाना फ्री था, आप आओ। टीचर साहब थे ये बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे, इनसे बढ़िया से बम बनाने की विधियां सीखो, फिर भारत में आओ, बम बनाओ, अंग्रेजों पर फोड़ो। ये पूरी इनकी ट्रेनिंग सेंटर था। ठीक है, और एक दिन बम फटने से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भगवती चरण बोहरा जी के जीवन में बम का बड़ा योगदान था हर रूप में। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ये किताब बड़ी, मतलब होता है ना, गीता जी थी इनकी, कि इससे हम सीखेंगे और फिर अपना काम करेंगे। उन्हें पता था किसी दिन घटना हो गई तो क्या होगा, फिर लोग कैसे बनाएंगे बम, अंग्रेजों को तो फोड़ना है। तो ये इनकी बुक थी। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द फिलोसफी ऑफ बम या बम का दर्शन किसकी बुक है, तो भगवती चरण बोहरा की बुक है।
ठीक, और ये भी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। एक और व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे, वो थे भाई परमानंद। तो भाई परमानंद, बरकतुल्ला, भगवती चरण बोहरा ये सदस्य थे। मेन जो लोग थे इसमें, मतलब फाउंडर में जो आते हैं, संस्थापक में, वो लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भाकना है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ, ये लाला हरदयाल हैं, इन्हें लाला लाजपत राय मत बना देना। क्या नहीं बना देना? लाला लाजपत राय, क्योंकि लाला लाला मिल गए, पता चले लाला हरदयाल की जगह लाला पढ़ के आपने आंसर कर दिया। तो लाला लाजपत राय जो है वो भारत में थे, ठीक है, कहाँ थे? भारत में थे, और पंजाब में इनका बड़ा प्रभाव था। और कहें तो लाला लाजपत राय से सर्वाधिक प्रभावित थे कौन? भगत सिंह, ठीक। और ये लाला लाजपत राय वही हैं जो लाल, बाल और पाल वाले हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल या पॉल। तो ये वो लाला लाजपत राय हैं, ये लाला हरदयाल यूएसए में है, ठीक है। कोई समस्या? क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक। तो ये 1913 है जो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे याद रख लो, 1913 में दो महत्वपूर्ण इंसिडेंट, एक किसको नोबेल प्राइज मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किस एरिया में? साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में। इसी बात पे थोड़ा सा हम ट्रैक बदल के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नोबेल प्राइज जो है वो किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में, पक्का? पढ़ा दिया लगता है मैडम ने अभी कभी, इतने गर्व से बोल रहे हैं। चलो बता दो फिर भी। एक एक मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। बढ़िया, सबको पता है ना, कोई समस्या नहीं। याद रखिएगा, पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता था। इकोनॉमिक्स के लिए नहीं दिया जाता था, अर्थशास्त्र के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए पहली बार नोबेल प्राइज कब दिया जाता था? अच्छा, ये भी याद है आपको, ठीक है भाई। तो 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ था। और 1969 हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, जहां पर बहुत सारी घटनाएं भारत और विश्व में हुई हैं। तो उनमें से एक है कि 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री से हल्का सा डेविएटेड होकर आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में पहली बार या किस भारतीय को पहली बार विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। साहित्य में, विज्ञान। अब विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला? ठीक है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन साहब जो थे, उनको पहली बार, किसको? सीवी रमन साहब को पहली बार फिजिक्स या भौतिकी के क्षेत्र में, रमन प्रभाव था इनका, रमन इफेक्ट, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। तो थोड़ा सा मैं अभी, हालांकि आपको मैडम ने पढ़ा दिए, फिर भी मैं आपको नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री और थोड़ा डिटेल में नोबेल पुरस्कार पे हम बात करेंगे। तो उस पर, क्योंकि आपके मेंस के लिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये बना है कि भारत के नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों का वर्णन कीजिए। तो उस स्थिति में मीन्स में आपको ये क्वेश्चन लिखने को भी आ सकता है। तो जितने नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अब दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में, अगर ये साइंस वाले पेपर में आएगा तो, या फिर भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का वर्णन कीजिए, नोबेल प्राइज विनर का। तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो अभी तो दो बातें आपको क्लियर कि साहित्य में किसको, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए मिला, इनकी बुक थी, और गीतांजलि में ही जनगण मन था इनका। और जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान या नेशनल एंथम है, जो सबसे पहली बार 1911 के दिल्ली दरबार में अगर पूछें, और कांग्रेस में पूछें तो कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो पंडित विशन नारायण धर थे। अच्छा, याद करने के लिए हम कैसे करते हैं कि हमारे, देखिए बिल्कुल
बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम चीज़ ही क्या है कि उन्हें क्रिटिसाइज करें, बट आपको सिर्फ याद कराने के लिए। तो हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो दर दर भटक रहे थे। दर दर समझते हैं ना, हर एक दर पर, इनकी जगह उनकी जगह। दिल्ली दरबार में भटके तो जॉर्ज पंचम को सुना दिया, फिर कलकत्ता अधिवेशन में आए तो कैसे याद रखोगे कि ये बिशन नारायण दर थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर दर दर भटक रहे थे, तो फिर इनके दर पर आ गए याद करने के लिए सिर्फ। ठीक है, थोड़ा बाई चांस आपको मिस हो जाए, क्योंकि ना अभी तो शुरू है ये पिक्चर, जब आगे बढ़ेगी तो और भी लोग आएंगे, जैसे एक रहमतुल्लाह सयानी आएंगे। ठीक है, एक 1916 के अधिवेशन आएगा, तो उस अधिवेशन से मिक्स होता है लोगों का, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी के पैरेलल में एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, वो है 1896। जान मान के, जिससे कि दोनों चीजें पैरेलली आपकी कनेक्ट हो जाए। तो हमने क्या देखा, जनगण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि हमारा जो वंदे मातरम था, क्या था बेटा, वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है, राष्ट्र गीत, यानी नेशनल सॉन्ग। तो जो नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, ये 1896 के। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये भी कलकत्ता सेशन था। कौन सा था, कलकत्ता सेशन। तो एक चीज तो कॉमन हो गई कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। लेकिन यहां जो कलकत्ता सेशन था जनगण मन वाला, तो ये 1911 का था, जबकि वंदे मातरम का जो कलकत्ता सेशन है वो 1896 में है। अब आपसे कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि भैया कौन पहले गाया गया, तो निश्चित रूप से कौन, ठीक है, तो वंदे ही पहले आएंगे, गुरुजी बाद में आएंगे। अब ऐसे उल्टा नहीं है ना, बोले टीचर होगा तो ये तो स्टूडेंट होगा अगर ऐसे किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है एक्चुअल में ये किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं को बेटा बोलते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सुन लेना अच्छे से, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक ही व्यक्ति हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और ठाकुर, अलग अलग ज्ञान नहीं देना। ये तो बोले टैगोर साहब अलग थे और ठाकुर साहब अलग थे। ठीक है, तो वो वही हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इन्होंने हमारा राष्ट्रगीत या नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम लिखा था। और इसकी इनकी जो बुक थी बेटा, वो थी आनंद मठ। कौन सी बुक थी, आनंद मठ। ठीक है, एक और बात, इतनी बातें चली हैं तो मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम जो है ना बेटा, हम 65 सेकेंड में गाते हैं, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड हो गया 65 का मतलब 1 मिनट में 60 और 5। जबकि जनगण मन को हम बेटा 52 सेकेंड में गाते हैं, और शॉर्ट में अगर गाना है, संक्षिप्त में, तो 20 सेकेंड में गाते हैं। ठीक है, तो जनगण मन 52 सेकेंड में, जैसे नॉर्मली हम सब जानते हैं कि जनगण मन जब हम गाते हैं तो 52 सेकेंड में, क्योंकि कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। लेकिन शॉर्ट में मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी या कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है, शॉर्ट में गाना है, तो 20 सेकेंड में हम इसे पूरा कर सकते हैं। ठीक, इतनी ही बातें हैं जो आपकी इससे पूछी जाती हैं, और कुछ भी इससे नहीं पूछा जाता है। ठीक, एक अब हम इसी के साथ होमवर्क देते हैं, हिस्ट्री से हम पॉलिटी में घुसा देते हैं आपको। तो जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को संविधान सभा ने कब अपनाया, सबको पता है। अच्छा, होशियार हो गए आप लोग मतलब, हाँ? चलो भाई बढ़िया। तो दोनों को 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अपनाया था। 26 जनवरी तो नहीं है, नो सर। ठीक, बस अगर आप देखोगे ना हिस्ट्री और पॉलिटी और मिसलेनियस का, इसके अलावा कोई प्रश्न आपके जनगण मन और वंदे मातरम पर नहीं बना। अब जैसे कभी कभार क्या होता है, मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, हिस्ट्री में पूछ ले, पॉलिटी में पूछ ले, तो अब आप आराम से बता सकते हैं। इवन अगर आपसे कभी ऐसे, सुनो यहाँ 1 मिनट के लिए देखो, आपसे पूछ ले डिफरेंस बिटवीन जनगण मन एंड वंदे मातरम,
भाई घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जनगण मन क्या है हमारा, एक एक करके क्या है ये, एन लिख दे, नेशनल एंथम। वंदे मातरम क्या है, नेशनल सॉन्ग। एक एक अंतर हो गया दोनों में। फिर दोनों के राइटर, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी, और लगा देते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसके राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, ये 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। समझ में आ रहा है। टाइम पीरियड 52 सेकेंड, टाइम पीरियड 65 सेकेंड। ये अंतर में मत लिखना क्योंकि दोनों को एक ही दिन अपनाया 24 जनवरी को, तो ये डिफरेंस नहीं होगा। अब जैसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जनगण मन एक्सप्लेन, या राष्ट्रगीत, बस ऐसे ही दे दिया शॉर्ट नोट लिखने को, तो आप सारी बातें उसमें लिख देंगे। कोई समस्या किसी को? कंपलसरी कर दिया था मूवीज वगैरह में, आपको पता है शुरू में जनगण मन आना, बीच में आपको अगर याद हो तो ये सब चीज़ें, पहले जैसे मूवी देखने जाओ तो सबसे पहले जनगण मन खड़े हो जाओ, होता था ना। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका 1911 और 1896 का। अच्छा, इसमें हमने एक चीज जो आपको नहीं बताई, इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे बेटा रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। तो रहमतुल्लाह सयानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के। जबकि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के कौन थे? विशन नारायण दर। ठीक है। अच्छा, एक और बात चलो बता ही देते हैं, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। ये जो आनंद मठ है ना बेटा, इस बुक में एक रिवॉल्ट के बारे में जानकारी मिलती है, वो है सन्यासी रिवॉल्ट। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह की जानकारी या सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस बुक में किया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में किया गया है। और यही सन्यासी विद्रोह जो है, इसका वर्णन एक और बुक में किया गया है, वो है कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक तो आनंद मठ हो गई किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी की। इसमें सन्यासी रिवोल्ट का वर्णन है। इसी तरीके से सन्यासी रिवोल्ट की जानकारी हमें कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स को जानते हैं, मार्क्सवाद के जनक, फादर ऑफ मार्क्सिज्म। तो मार्क्सवाद के जनक जो कार्ल मार्क्स हैं, उनकी बुक थी दास कैपिटल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दास कैपिटल किसकी बुक है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक है। उसमें भी सन्यासी रिवोल्ट का वर्णन किया गया है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। कोई क्वेरी किसी तरीके की नहीं है? चलो आगे चले, बढ़े आगे। नोट डाउन हो गया सबका? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक है, और दास कैपिटल में भी सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। अब हम आ जाते हैं 1914 पर, 1914। तो बेटा 1914 से 18 के बीच में, अब आप जानते हैं कि क्या हुआ। फर्स्ट WW लिख दो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। कल हमने थोड़ी सी इस पे बात भी की थी, अगर आपको याद हो, कि प्रथम विश्व युद्ध जो था, जब ये हुआ था, तो इस दौरान जो भारत के मुस्लिम सैनिक थे, उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सपोर्ट किया था उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने तुर्की को विभाजन कर दिया तो वो इनके विरोधी हो गए थे। अब इसको यहाँ से समझो, अब आगे की घटनाएं इस वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड होंगी। तो एक तो कभी कभार ऐसी बोलते हैं ना, झप्पी देने वाला क्वेश्चन, बोले चलो पूछ लेते हैं पहला विश्व युद्ध कब हुआ, तो ये झप्पी दे रहा है पेपर वाला, कुछ नहीं, 14 से 18। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करिएगा चीजों को, 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब? 39 से 45 में, और फर्स्ट 14 से 18। अब यहां से आगे की घटनाएं जो हैं वो आगे चलेंगी। अब थोड़ा सा बता दो, 8 से 14 में हमने क्या बताया था आपको?
वेरी गुड। तो वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब को 6 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। कहाँ भेजा गया? मांडले जेल भेजा गया था। यहीं पे इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? गीता रहस्य जो बुक है वो इन्होंने लिखी थी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलो एक थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दें। किस जहाज से भेजा था इन्हें मांडले जेल, और किस जहाज से वापस लेके आए थे? अंडमान में है ना। अब अगर वहां भेजा गया होगा तो पानी में जाएंगे तो आप तो बताओ, आंसर बताओ, मुझे नहीं पता। गलत है। ठीक है, तो अरे ढूंढो, थोड़ा सर्च करो, गूगल बाबा को थोड़ा आप उपयोग करो गूगल का। तो आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक जिस शिप से गए थे, मतलब जाना और आना, ये आपको बताना। ठीक है, तो किस शिप से ये गए थे मांडले जेल और किस से ये वापस आए थे, इसको आपको बताना है। ठीक है, हो गया। आगे चले। अब देखो, एक तो तिलक साहब वापस आ गए 14 में। अरे 14 में जेल खत्म हो गई ना उनकी, तो बाल गंगाधर तिलक वापस आ गए। एक, ठीक है। दूसरी बात आपको देखें तो 1915 आता है। 14 के बाद 15 ही आएगा भाई। तो एक घटना है 9 जनवरी 1915 की। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे हीरो महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी आ गए भैया। कौन आ गए? महात्मा गांधी जी। कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। तो बेटा कहाँ से आए ये? तो आपको ये ध्यान रखना, ऐसे लिख दें, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए गांधी जी। उड़ा दो, फ्लाइट तो चलती नहीं थी। तो ये भी किससे आएंगे? जहाज से। इनका जहाज नहीं पूछा जाता, अच्छी बात। लेकिन इनका क्या पूछा जाता है कि इंडिया में ये किस बंदरगाह पर आए थे? तो ये था अपोलो बंदरगाह या अपोलो पोर्ट। कहाँ था ये? उस समय मुंबई था क्या? बॉम्बे। देखो ध्यान रखना है हमें इसकी किस शब्द का प्रयोग करना है। मुंबई तो अब है। तो बॉम्बे के अपोलो पोर्ट पर गांधी जी जो है वो 9 जनवरी 1915 को आ गए। ठीक है, और यहां से शुरू होता है गांधी जी का काम। अब भैया आए हैं तो दक्षिण अफ्रीका गए भी होंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट ईयर है 1893। ठीक है, 1893 में 3 महान व्यक्तित्व यहां से यहां हुए थे। तो 1893 में गांधी जी तो गए थे साउथ अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। 1893 में ही हमारे बहुत बड़े महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद। तो जो स्वामी विवेकानंद थे, कौन थे बेटा? स्वामी विवेकानंद ये शिकागो चले गए। शिकागो जानते हैं? शिकागो यूएसए में है। और ये विश्व धर्म संसद, याद रखिएगा किसमें? विश्व धर्म संसद या वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट। ठीक है, वर्ल्ड रिलीजियस इंटरनेशनल, तो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट या विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए यूएसए गए थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद यूएसए में कब गए, क्यों गए? तो विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में शिकागो गए थे। ठीक है, ये तो स्वामी विवेकानंद, तो 2 लोग हो गए। तो एक अफ्रीका गए, कौन? गांधी जी। महात्मा गांधी जी अफ्रीका चले गए, विवेकानंद जी शिकागो। अब कोई भारत भी तो आएगा भाई, नहीं बुलाओगे किसी को? तो एनी बेसेंट। ठीक है, जानते हैं इनका नाम? एनी बेसेंट का नाम सुना है आप लोगों ने? आपका हिस्ट्री था, मुझे याद आ रहा है। हाँ बताओ जल्दी से।
नहीं सुना? अरे कैसे हो सकता है, एनी बेसेंट का नाम नहीं सुना? सुना है? कौन है? जल्दी बोलो, एनी बेसेंट कौन है? अरे कोई तो होंगी कि कोई नहीं है? बोले जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है? कुछ तो बता दो, हाँ ना? है कौन एनी बेसेंट? क्या? अच्छा, देखो बेटा, एनी बेसेंट जो थी पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ से आई। ठीक है, तो आयरलैंड से आई। अगर हम कहें ये आयरिश लेडी थी, कौन सी थी? आयरलैंड की थी ये। कौन? एनी वेसेंट। तो एनी वेसेंट भारत आई थी। ठीक, तो तीन लोग कौन कौन हो गए? गांधी जी अफ्रीका चले गए, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती को भेज दो। स्वामी विवेकानंद गए, ठीक है, इसलिए बोला था जान मान के, स्वामी विवेकानंद गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं। और एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से कहाँ आ गई थी? ये आयरलैंड से इंडिया आ गई थी। तो ठीक है, याद रखेंगे ये तीनों घटनाएं 1893 की। तो गांधी जी को हमने भेज दिया, गांधी जी को हमने बुला लिया। अब गांधी जी आए तो भैया किसी ने तो बुलाया होगा। अरे बुद्धू लड़के, ठीक है। तो गांधी जी को भारत बुलाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जी के गोखले ने। किसने बुलाया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये जी के गोखले कौन थे? ठीक है, इनके पॉलिटिकल गुरु या राजनीतिक गुरु थे। किसके? गांधी के। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। कहानी समझ में आ रही ना? बुला लिया गांधी जी को। अब बुला लिया तो गांधी जी भी कुछ काम धाम करेंगे। अब तिलक साहब जेल हो गई, वापस आ गए, थोड़े धीरे धीरे एक्टिव होंगे। अब तिलक साहब 1915 में थोड़े एक्टिव होंगे, 16 में एकदम हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। और तिलक साहब बोलेंगे एक बार हम कांग्रेस में घुस तो जाएं, फिर जिनने हमें निकाला था उनको एक एक करके हम कांग्रेस से बाहर करेंगे। और अब ऐसे कड़वे वचन बोलने वालों को लेना बड़ा मुश्किल काम था। तो अब क्या होता है, 1916 आता है बेटा। कब आता है? 1916, 1916। तो 1916 में ये बढ़िया काम क्या करते हैं, अब कुछ था नहीं तो इन्होंने क्या किया, अप्रैल 1916 में इन्होंने अपनी क्या शुरू कर दी? होम रूल लीग। किसने? किसकी बात कर रहे हैं हम? तिलक लिख दें अकेला चलेगा? कोई और तिलक तो नहीं बना दोगे बाल गंगाधर तिलक की? तो इन्होंने अपनी होम रूल लीग शुरू कर दी। किसने? तिलक ने। इसके अलावा जो एनी बेसेंट थी अपनी, ये थी, इन्होंने भी बेटा सितंबर 1916 में इन्होंने भी होम रूल लीग चला दी। ठीक है, बस अंतर कितना था, इनकी थी ऑल इंडिया होम रूल लीग। किसकी? किसकी बात कर रहे हैं? एनी वेसेंट की। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने और तिलक ने, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक की होम रूल लीग का गठन कब हुआ? अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट की होम रूल लीग कब बनी? सितंबर 1916 में। ठीक है, तो एक तो इन्होंने ये शुरू कर दी। और इसका उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का? तो इनका बेसिकली उद्देश्य ये था कि भाई हम क्या करें, भारत में होम रूल स्थापित करें। और बेसिकली कहें तो अंग्रेजों के अधीन स्वशासन, सेल्फ रूल अंडर द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के अधीन क्या स्थापित करना है? स्वशासन स्थापित करना है। तो ये यहां पर हो गई होम रूल लीग। अब थोड़ा ये प्रचार प्रसार करने लगे अपनी लीग का। कौन? तिलक साहब। तो जो तिलक साहब थे, ये अपनी लीग का प्रसार ना बेटा दो चीजों से करते थे। एक थी मराठा और एक थी केसरी।
तो ये मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं निकालते थे तिलक साहब। कौन कौन सी? मराठा और केसरी। और बेटा ध्यान रखना, मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी। मराठा मराठी नहीं, जो मराठा नाम का न्यूज़पेपर था या पत्रिका थी इनकी, वो निकलती थी अंग्रेजी में, पूछे गए क्वेश्चन है ये दोनों। और जो केसरी थी वो मराठी में। आसान हो जाता, मराठा मराठी में कर देते, बची केसरी तो अंग्रेजी में हो जाती। लेकिन नहीं, इनको भी क्वेश्चन दे के जाना था तिलक साहब को, तो इनने क्या किया, मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी। तो इन पत्रिकाओं या न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के माध्यम से ये अपनी होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करते थे। क्लियर है ये चीज? अब भैया एनी बेसेंट ने जो अपनी लीग बनाई है, भाई अब पता कैसे चलेगा? उस समय फेसबुक तो था नहीं, सोशल मीडिया के भैया फेसबुक पर डाल दिया तो लीग के बारे में पता चल जाएगा, तो क्या चलेंगे भाई, न्यूज़पेपर मैगजीन। तो इन्होंने भी, किसने? एनी बेसेंट ने, इन्होंने भी अपनी दो मैगजीन छापी। एक थी न्यू इंडिया और एक थी कॉमनवेल्थ। क्या थी? कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी? एनी बेसेंट की थी। नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश में ही होंगी। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके, ये डायरेक्ट पूछा गया है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ मैगजीन किसकी थी? एनी बेसेंट की थी। मराठा केसरी किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के। मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी। ठीक है, तो ये इसमें बिजी हो गए तिलक साहब। अब इसके कारण थोड़ा लोगों से मिलना जुलना ज्यादा हुआ, इनका प्रभाव बढ़ा। किनका? देखो यहाँ तिलक साहब का भी और एनी बेसेंट का भी। अब दोनों का प्रभाव बढ़ा तो दोनों ने एक बहुत बढ़िया काम किया। क्या काम किया? बोले अब सब दोनों लोग कांग्रेस से जुड़े ही थे, एनी बेसेंट भी और तिलक साहब भी। लेकिन तिलक गरम दल के थे तो इन्हें बाहर कर दिया था। तो इस दौरान बेटा एक घटना घटती है 1916 में, वो है लखनऊ सेशन। कौन सा सेशन? ठीक है, क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता करते हैं बेटा अंबिका चरण मजूमदार। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे हैं इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। और यहाँ पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से क्या हुआ कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया। इसके साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। निश्चित रूप से इनका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो क्या क्या हुआ? तो इसी लखनऊ सेशन को ही हम किस नाम से जानते हैं? बोलो जल्दी से। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। तो किसके नाम से जानते हैं हम लखनऊ अधिवेशन को? इस दौरान एक समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बस सुन लीजिए आप। तो ये समझौता हुआ किन के बीच? तो एक तो हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट मतलब नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। तो नरम और गरम इनके बीच हो गया। और एक किसके बीच? कांग्रेस और एमएल लिख दे मुस्लिम लीग। जगह एक्चुअली कम है तो थोड़ा सा अगला पेज लेंगे तो आपका पीछे का छूट जाएगा, इसलिए। तो अब देखो क्वेश्चन क्या आए हैं, थोड़ा समझो, अब रुक जाओ लिखना आप। एक क्वेश्चन पूछा गया है लखनऊ अधिवेशन, मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में खूब पूछा गया। आंसर करना है 1916, अध्यक्ष या चेयरमैन अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इस दौरान इंसिडेंट लखनऊ पैक्ट। और कब? तो 1916 में ही होगा इसी के दौरान। और क्या क्या? तो नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। और इसमें मीडिएटर कौन हो गए? तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी, एनी बेसेंट जी, और एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस पूरे सिस्टम में तीन लोग जो मीडिएटर या मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे वो कौन होंगे? बाल गंगाधर तिलक,
ए बी एनी बेसेंट और 3 कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। मजा आ गया, ऐसा समझ लो एम ए जी। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने क्या निभाई बेटा, मध्यस्थता निभाई, मीडिएटर का काम किया। और पहली बार सुनना अच्छे से, ये पहला अधिवेशन था बेटा, लखनऊ अधिवेशन, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ अपना सेशन कर रहे थे। तो ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट सेशन या एक साथ अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ पहली बार, ये भी पूछा गया है। अब एक और चीज समझ में आई आपको कि कब बटे थे कांग्रेस के गरम दल नरम दल, 1907 में। सूरत अच्छी नहीं लगी थी, एक दूसरे के भाग गए थे। तो 1907 में जो लोग अलग हुए थे वो कहाँ आके मिले, 1916 में। तो ये पूछा जाता है कि कब विभाजित हुए थे और फिर कब मिले थे। दोनों ऑप्शन होते हैं, 7 16, 6 16, 5 16, 4 16, ऐसे करते घुमा देते हैं, 15 16 17। तो 1907 में अलग हुए और 1916 में कांग्रेस और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल मिल गए। एक और ये क्वेश्चन है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है यहां से। अब याद करो 1909 में एक घटना घटी थी, क्या थी, जल्दी बता दो, कुछ घटी थी कि नहीं, मार्लिमेंटो एक्ट, वेरी गुड। तो मार्लिमेंटो एक्ट में क्या दिया गया था, बोलो, सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर डिप्रेस्ड क्लास। क्यों, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था 1909 में, उसे कांग्रेस मना करती थी क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिमों में बंटवारा हो रहा था। ये जो सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप था, इसको कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, लखनऊ समझौते के दौरान स्वीकार कर लिया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट द सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स। समझ में आ रही ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। कहां पर, 1916 के लखनऊ अधिवेशन या कहें लखनऊ समझौते के दौरान। समझ में आई। और इस समझौते को करने पर यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने किस समझौते या कांग्रेस के किस सेशन के दौरान भारत विभाजन की योजना को शुरुआती अनुमति दे दी। तो वो क्या होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया, अब इसी बात से मोटिवेट होके तो आगे क्या करेंगे लोग, अलग देश की मांग करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1909 के सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप या पृथक निर्वाचक मंडल को कांग्रेस ने कब अनुमति या सहमति दी, तो लखनऊ अधिवेशन में। अब देखो थोड़ा सा मीन्स की बात कर लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन आया, शॉर्ट क्वेश्चन आया 1916, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। अब बता देंगे इंसिडेंट में लखनऊ पैक्ट, पैक्ट बिटवीन किन किन के बीच समझौता, गरम दल नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, और कांग्रेस द्वारा किसकी, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की एक्सेप्टेंस, सहमति, अनुमति देना। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं वो आपकी आ जाएंगी। और मध्यस्थता कौन कौन कर रहे थे यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखो यहां से थोड़ा सा समझना एक और बात, एनी बेसेंट का प्रभाव बढ़ेगा, दो दो समझौते करा दी, एक कांग्रेस के गरम दल नरम दल में और एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। इससे जब इनका प्रभाव बढ़ गया एनी बेसेंट का, इसी के चलते अगला जो अधिवेशन होगा 1917 का, अब जगह नहीं बची हमारे बोर्ड पर, अगले उसमें बताएंगे लिखाएंगे, अभी सुन लीजिए। तो इसी के चलते 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन होगा, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी कांग्रेस की, एनी बेसेंट बनेगी। तो समझ में आई क्यों हुआ ऐसा। देखो इतिहास को ना अगर आप बहुत ज्यादा रट के पढ़ोगे तो नहीं चल रहा काम, अगर आप समझोगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि क्या चल रहा था। भाई जैसे होता है ना
आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओ तो आपको तवज्जो देनी शुरू हो जाती है, आप कुछ अच्छे काम करना शुरू कर दो, कुछ समझौते करा दो, लोगों के झगड़े सॉल्व करा दो, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है ना कि यार इन मैडम ने, इन सर ने ये किया। तो वही स्थिति थी एनी बेसेंट की कि ये समझौता होने से उनका कांग्रेस में जो वो था पद वो बढ़ा, और इसी के चलते 1917 के, ठीक है, कौन से अधिवेशन में, तो बेटा 1917, कौन सा अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष कौन बनती हैं, एनी बेसेंट बन जाती है। ठीक है, तो एनी बेसेंट जो है वो इसकी अध्यक्ष बनती हैं। और ये कैसी थी, फर्स्ट विमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है, एनी बेसेंट बनती है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक की? कोई भी समस्या यहाँ तक हुई हो तो पहले पूछो, फिर आगे बात करें जल्दी से। कुछ भी पूछना है तो बोलो। पूछना है, पक्का नहीं पूछना? कुछ तो पूछ लो, ऐसे कैसे चलेगा। तो आज हमने पिक्चर कहाँ से शुरू की, 1911। 1911 में हमने जो आपको बताया वो बताया कि 1911 में क्या हो रहा था बेटा, लिंक चली गई क्या, दिल्ली दरबार लगा। और इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए, इन्होंने 3 चीजें यहाँ पर हुई दिल्ली दरबार के दौरान, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। पहले तो एक, राजधानी परिवर्तन की घोषणा, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली। दूसरा, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा, तो कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। और तीसरा, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन गाया था, इससे ये प्रभावित थे। और बाद में 1913 में जाकर क्या हुआ, तो इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का या लिटरेचर का फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है भारत का और एशिया का मिल गया था साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद हमने देखा कि इन्होंने चूंकि घोषणा कर दी कि हम राजधानी परिवर्तन करेंगे, तो राजधानी परिवर्तन की इनकी घोषणा के कारण 1912 में राजधानी परिवर्तित होगी। जब दिल्ली राजधानी परिवर्तित हो रही थी तो उस दौरान रास बिहारी बोस जो है किसके ऊपर बम फेंकेंगे, हार्डिंग सेकेंड पर बम फेंकेंगे। तो यही कहलाएगा हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली में पूछा तो दिल्ली षड्यंत्र, लखनऊ में होगा तो लखनऊ। जैसे एक अलीपुर षड्यंत्र है, जब हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे एक लाहौर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो ये दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी थी। और रास बिहारी बोस जो हैं वो भाग जाते हैं कहाँ, जापान भाग जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि 1913 में वैश्विक लेवल पर एक गदर पार्टी की स्थापना होती है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। और इसकी स्थापना करते हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। इससे अन्य सदस्य जो जुड़े हुए थे उनमें बरकतुल्ला जी, ठीक है, भाई परमानंद, भगवती चरण बोहरा जी थे। और भगवती चरण बोहरा की एक इंपॉर्टेंट बुक थी फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन। ठीक है, तो ये बम बनाने की टेक्निक इसमें दी गई थी। गदर पार्टी एक मैगजीन निकालती थी, इसी के कारण इसका नाम गदर पार्टी पड़ा था। और इस गदर पत्रिका का प्रभाव भगत सिंह पर काफी था। बस आपको लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1914 में, 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अब आपको पता है कि 1908 में पहले तिलक साहब को क्या किया गया, 6 साल की जेल कर दी गई, मांडले जेल भेज दिया गया। और वो उसी दौरान गीता रहस्य बुक लिखते हैं और 1914 में वो वापस आ जाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम और एक 1914 की घटना की बात करें तो एक है कामागाटा मारू। क्या है? कामागाटा मारू घटना। ठीक है, इंग्लिश वालों लिखें तो कोमागाटा मारू, KOMA, कोमागाटा मारू। तो ये जो कामागाटा मारू घटना थी ये भी 1914 की है। और इस घटना में क्या है कि गुरदत्त सिंह है। कौन है? गुरदत्त सिंह। ये एक जहाज किराए पर लेते हैं और 376 लोगों को कनाडा ले जाते हैं, वैंकूवर कनाडा। लेकिन कनाडा वाले इनको प्रवेश नहीं देते हैं और ये वापस आ जाते हैं भारत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि कामागाटा मारू घटना जो है, कामागाटा मारू एक तो जहाज है, पहली शिप है, जिसमें ये 376 भारतीय लोगों को इसमें भरते हैं और ले जाते हैं गुरदत्त सिंह कहाँ? कनाडा। और कनाडा पहुंचने पर इन्हें एंट्री नहीं मिलती है कनाडा के वैंकूवर में, और ये वापस भारत आते हैं और यहाँ पर कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर ये वापस आते हैं और उस दौरान इनका झड़प हो जाती है ब्रिटिश सैनिकों के साथ। ठीक है, क्योंकि गुस्से में आए, यहाँ से वहाँ तक कनाडा जाए कोई और कनाडा से वापस आ जाए बिना वहाँ रुके कुछ किए। तो ये कामागाटा मारू घटना भी 1914 की। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तिलक साहब वापस आ गए। अब इसी के नेक्स्ट ईयर 1915 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाती है 9 जनवरी 1915 को, कि गांधी जी जो है वो वापस आ जाते हैं। अब गांधी जी चूंकि 1893 में गए थे और 1915 में 9 जन 1915 को गांधी जी भारत के अपोलो पोर्ट बॉम्बे में वापस आते हैं और इन्हें बुलाया गया था इनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गांधी जी आ गए। अब गांधी जी आ गए तो जाना भी पड़ेगा पहले, तो 1893 में गांधी जी गए साउथ अफ्रीका। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद गए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और 1893 में ही आयरलैंड से एनी बेसेंट जो है वो भारत आ गई थी। ठीक है, और ये बनती हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आगे चल के। अब गांधी जी आ गए। इसके बाद 1916 में, अब थोड़ा रेस्ट किया तिलक जी ने, जेल से आए थे, तो 1916 में तिलक जी एक्टिव हो जाते हैं और अपनी होम रूल लीग को स्टार्ट करते हैं। इसका प्रचार प्रसार तिलक किससे करते हैं? तो मराठा और केसरी से करते हैं। मराठा इन इंग्लिश, केसरी इन मराठी। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में अपनी लीग बनाती हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ मैगजीन्स से करती हैं। अब इसी ईयर में एनी बेसेंट अपनी लीग भी चलाती हैं और इस दौरान कांग्रेस के लखनऊ सेशन में एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं एनी बेसेंट, तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की ये लखनऊ समझौते को संपन्न कराते हैं, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यहाँ पे समझौता हो जाता है। और 1907 में जो कांग्रेस के गरम दल के लोगों को बाहर किया गया था, 16 में इन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल या मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स के जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लेती है। और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, मतलब भारत विभाजन की योजना को प्रारंभिक रूप से स्वीकार कर लिया गया इसके दौरान। फिर 1916 कंप्लीट हो जाएगा इस पूरी घटनाक्रम से। इसके बाद क्या आएगा? तो 1917। अब एनी बेसेंट का यहाँ पर क्या बढ़ गया? प्रभाव बढ़ गया। और एनी बेसेंट का प्रभाव बढ़ने के कारण ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनती हैं कलकत्ता अधिवेशन की। देखो दो क्वेश्चन आते हैं, भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, भारत की होंगी तो सरोजिनी नायडू होंगी, लेकिन पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट होगी। दोनों बातें अलग अलग है, समझ में आ रही है बात? तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। तो क्या बन गई है? फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, इंडियन वुमेन चेयरमैन नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो होंगी सरोजिनी नायडू, जो बनेंगी 1925 में जाके। ठीक, यहां तक 1917 ये क्लियर।
अब इसी के बाद में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अब गांधी जी एक्टिव हो गए हैं। कौन एक्टिव हो गए हैं? गांधी जी हो गए एक्टिव, और 1917 में ही एक अधिवेशन अधिवेशन नहीं, चंपारण सत्याग्रह होगा। क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। तो बेटा चंपारण जो है ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो अब गांधी जी चूंकि पॉपुलर तो थे ही कि साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा काम करके आए हैं, इसी के चलते चंपारण में एक सत्याग्रह होता है। ठीक है, यहां पर एक पद्धति थी, तिन कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति बेटा? तिन कठिया सिस्टम। तो ये जो तिन कठिया सिस्टम था, इस तिन कठिया सिस्टम से समस्याएं क्रिएट हो गई थी। क्या हो गई समस्या? कि यहाँ पर किसानों को, जैसे मान लो ये एक एरिया है पूरा किसी किसान के पास, इसके 3/20 भाग पर इन्हें नील की खेती या इंडिगो कल्टीवेशन कंपलसरी हो गया था। समझ में आ रही है? और नील की खेती क्या करती है कि हमारी जो जमीन है ना उसे बंजर बनाती है, फर्टाइल नहीं रहती सॉइल, और किसानों को नुकसान हो रहा था। और जो भी फसल भी होती थी तो उसे अंग्रेज जो थे, जो व्यापारी थे, वो इनसे जबरदस्ती से ले लेते थे। तो ये सब समस्याएं थी। तो 3/20 भाग पर इंडिगो कल्टीवेशन कंपलसरी था। तो एक तो पूछा जाता है कि तिन कठिया पद्धति किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। अब पूछे भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर पूछें गांधी जी का पहला सत्याग्रह, भारत नहीं पूछे, तो साउथ अफ्रीका। दो अलग क्वेश्चन। समझ में आई? कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण, लेकिन पूछे गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहां तक? अब ये सब चल रहा है तो किसान परेशान है, क्योंकि ये अंग्रेज इन्हें परेशान कर रहे हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति है बेटा, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, यहां आ गए आपके राजकुमार शुक्ल। ठीक है, जिन्हें अफ्रीका से नहीं बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं चंपारण में। अब देखो ऑप्शन क्या था, एक बार जब एग्जाम में पूछा, राम कुमार शुक्ल। तो राजकुमार कब राम कुमार में परिवर्तित हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा ध्यान देना। राज कुमार शुक्ल, राज की बात है भाई, तिनकठिया पद्धति है, गांधी जी चलिए। तो राजकुमार शुक्ल इन्हें इनवाइट करते हैं गांधी जी को। ठीक है, तो गांधी जी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया कि आप चलिए, और यहाँ पर गांधी जी अपना सत्याग्रह करते हैं, और गांधी जी के प्रभाव में ये आंदोलन सफल हो जाता है, और फाइनली तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह कब का? 1917 का। चंपारण कहाँ? बिहार में। ठीक है, फिर तिनकठिया पद्धति किस सत्याग्रह से संबंधित? चंपारण बिहार से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, नील की खेती की घटनाएं भारतीय इतिहास में दो जगह हैं, एक चंपारण सत्याग्रह में है और एक है नील विद्रोह में। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि नील विद्रोह कब हुआ था? थोड़ा आप लोगों को भी तो वर्क दें। इंडिगो अपराइजिंग या इंडिगो रिवॉल्ट, तो आपको मुझे कल बताना है कि नील विद्रोह कब हुआ था। जो नील की खेती वाले किसान थे वहां भी, लेकिन वो चंपारण नहीं था। कब हुआ? जैसे यहां तिनकठिया पद्धति है, तो नील विद्रोह के कारण में कौन सी पद्धति थी, मतलब कौन सा सिस्टम वहां चल रहा था जिसके विरोध में नील विद्रोह करना पड़ा था? बताएंगे? और यहां जैसे राजकुमार शुक्ल हैं, तो वहां कौन सी पर्सनैलिटी थे जो नील विद्रोह से संबंधित थे? सब पूछ लिया मैंने एक ही प्रश्न। क्या क्या? चंपारण भी नील के लिए है, तो ऐसे ही नील या इंडिगो के लिए और कौन सा हुआ? तो वो नील विद्रोह हुआ। इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ? कब, क्यों, कैसे? क्योंकि हमारा इतिहास तो ऐसे ही कंप्लीट होगा, तो ये आपको बताना है।
ये हो गया हमारा यहाँ तक की कहानी। इसके बाद गांधी जी 1918 में एक और आंदोलन करेंगे अहमदाबाद का, कल बात करेंगे। इसके बाद गांधी जी एक और आंदोलन करेंगे 18 में ही खेड़ा, और ये भी गांधी जी के सफल हो जाएंगे। और अब आगे का इतिहास बेटा जो निर्भर करेगा वो करेगा 1919 पर। अब अच्छे से समझिएगा कल आप कि 1919 का इतिहास आपके 1925-26 तक के इतिहास को प्रभावित करेगा, मतलब सब कुछ यहां से उत्पन्न होगा और आगे की घटनाएं इस पर निर्भर करेंगी। और वो घटना होगी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसी से मतलब वो कारण होगा और आगे की घटनाएं ऑटोमेटिकली जनरेट होती चली जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को 1911 से लेके 1917 तक की जो भी चीजें थी, जनगण मन, वंदे मातरम, ये सब क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या? देखो जनगण मन 52 सेकेंड में, वंदे मातरम 65 सेकेंड में, शॉर्ट में गाना हो जनगण मन 20 सेकेंड में। जनगण मन कहाँ? 1911 के दिल्ली दरबार और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का था, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में था। याद आ रहा है? ठीक है, ये सब। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक थी आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम था, जबकि यहाँ जनगण मन गीतांजलि में था। ठीक है, और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। ठीक है, और 1913 में ये घटना गदर पार्टी की स्थापना थी, जो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं। वैसे इतिहास भूलना मना है, इसलिए जितना हो सके आप इसको देखिए, कहीं भी लगे आप। देखिए एक चीज दिमाग में रखिए कि याद तो होता ही है, बस हमें समझने की जरूरत है। और गलती कहाँ होगी वो हम आपको बता रहे हैं कि कब राजकुमार को रामकुमार कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, राज की बात है, गांधी जी को बुलाने जा रहे हैं, किसी को बताना नहीं चंपारण में। ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करिए, जब आप कनेक्ट करेंगे तो आराम से कर लेंगे। ठीक, चलिए भाई, थैंक यू।